आज हम इतिहास के एक ऐसे शासक की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं जिनका राज तो सिर्फ 5 साल चला, लेकिन जिनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो एक छोटे से जागीरदार का बेटा था, घर से भागकर अपनी किस्मत खुद लिखता है और फिर हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर मुगल सम्राट को देश से बाहर खदेड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो प्रशासन में ऐसे सुधार करता है कि 500 साल बाद भी हम उनकी छाप देख सकते हैं। हाँ, हमारी सड़कों से लेकर हमारी जेब में रखे रुपए तक। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी पूरी कहानी बताते हैं, कैसे फरीद खान नाम का एक नौजवान शेर खान बना और फिर हिंदुस्तान का सुल्तान शेर शाह कहलाया। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीती हुई लड़ाइयों की गिनती करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कौन से सुधार थे जिन्होंने उन्हें इतिहास के सबसे काबिल शासकों में से एक बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के सासाराम से, जहां 1486 के आसपास फरीद खान का जन्म हुआ। उनके पिता हसन खान सूर एक जागीरदार के। एक मिनट, जागीरदार का मतलब उस समय क्या होता था? क्या वो किसी राजा की तरह थे? अच्छा सवाल है। जागीरदार मतलब राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा अफसर जिसे उसकी सेवाओं के बदले वेतन की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। अच्छा। उस जमीन से टैक्स वसूलने और वहाँ का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती थी। तो हसन खान सूर एक छोटे मोटे प्रशासक थे, लेकिन घर का माहौल फरीद के लिए बहुत तनाव भरा था। हाँ, सुना है उनकी अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल नहीं बनती थी। बिल्कुल नहीं, जिसके चलते उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। और इसी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? एक नाराज नौजवान घर छोड़कर अपनी पहचान बनाने निकल पड़ता है और वो पहुंचे जौनपुर, जिसे उस दौर में भारत का शिराज कहते थे। हाँ, यानी शिक्षा और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र। यहाँ आकर उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लिया, उन्होंने फारसी और अरबी सीखी जो प्रशासन की भाषाएं थी, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने यहाँ सत्ता के खेल को करीब से देखा और समझा। मतलब ये उनके लिए एक तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। बिल्कुल। जौनपुर उनके लिए एक यूनिवर्सिटी की तरह था, जहाँ उन्होंने शासन, युद्ध और कूटनीति के पहले पाठ सीखे। और यहीं से उनकी किस्मत में पलटी खाई। उन्हें शेर खान की उपाधि मिलने की कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। जौनपुर से लौटकर उन्होंने बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ काम करना शुरू किया। एक दिन शिकार के दौरान एक शेर ने बहार खान पर हमला कर दिया और फरीद ने अकेले ही उस शेर को मार गिराया। अकेले? हाँ, इसी बहादुरी से खुश होकर बहार खान ने उन्हें शेर खान की उपाधि दी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी नई पहचान थी, उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक। तो ये सिर्फ एक बहादुरी का इनाम नहीं था, ये उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। हाँ, जब बहार खान की मौत हुई तो शेर खान उनके नाबालिग बेटे जलाल खान के संरक्षक बन गए। लेकिन वो सिर्फ संरक्षक बनकर नहीं रहे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। बिल्कुल। धीरे धीरे बिहार की सारी ताकत अपने हाथों में ले ली। उन्होंने अपनी सेना बनाई, पुराने किलों की मरम्मत की और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब वो सिर्फ एक जागीरदार के बेटे नहीं थे, बल्कि बिहार के सबसे ताकतवर आदमी बन चुके थे। और इसी समय दिल्ली में मुगलों का राज था। बाबर के बाद हुमायूं तख्त पर बैठा था, लेकिन मुगल सल्तनत अभी नई थी, उतनी मजबूत नहीं थी। और शेर खान ने इस कमजोरी को भांप लिया था। तो क्या उन्होंने सीधे चुनौती दे दी? नहीं, उनकी दूरदर्शिता कमाल की थी। शुरुआत में वो मुगलों के वफादार बने रहे, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्होंने बाबर की सेना में भी काम किया। अच्छा। हाँ, वहाँ रहकर उन्होंने मुगलों की सैन्य रणनीति, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों को बहुत करीब से समझा। वो दुश्मन के घर में रह के ही उसे हराने का प्लान बना रहे थे। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें संसाधनों की जरूरत थी, जो उन्हें बंगाल से मिले। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था, सोने की चिड़िया। सही। शेर खान जानते थे कि हुमायूं को चुनौती देनी है तो एक मजबूत खजाने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया और वहाँ की दौलत ने उन्हें वो आर्थिक ताकत दी जिससे वो मुगलों के खिलाफ एक बड़ी सेना खड़ी कर सकें। और फिर हुआ वो टकराव जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। 1539 में चौसा का युद्ध।
स्रोतों में लिखा है कि शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह हराया, लेकिन कैसे? ये बहादुरी से ज्यादा दिमाग की जीत थी। यहाँ शेर खान की चालाकी देखने लायक थी। हुमायूं अपनी विशाल सेना लेकर गंगा के किनारे पहुंचा। शेर खान ने सीधे लड़ने की बजाय इंतजार किया। इंतजार? हाँ, उन्होंने जानबूझकर लड़ाई को कई हफ्तों तक टाला। वो मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मॉनसून का? लड़ाई से उसका क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना था। जैसे ही पहली भारी बारिश हुई, मुगलों के कैंप में पानी भर गया, उनके घोड़े कीचड़ में फंस गए और सबसे बड़ी बात, उनका बारूद गीला होके बेकार हो गया। ओह! जिस रात मुगल सेना इस तबाही से जूझ रही थी, उसी रात शेर खान ने आधी रात को उन पर हमला बोल दिया। ये एक लड़ाई नहीं थी, ये एक सोचा समझा कत्लेआम था। और हुमायूं? मुगल सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा में कूदना पड़ा। ये तो एक सामरिक मास्टर स्ट्रोक था। जी। युद्ध के मैदान को ही हथियार बना लिया। बिल्कुल। चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की शाही उपाधि अपनाई और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन हुमायूं अभी भी पूरी तरह हारा नहीं था। हाँ, असली और आखिरी लड़ाई तो 1 साल बाद हुई, 1540 में कन्नौज युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। उसने कोशिश तो पूरी की, लेकिन शेर खान का डर मुगल सेना पर हावी हो चुका था। मनोवैज्ञानिक दबाव। हाँ, कन्नौज में शेर शाह ने अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हुमायूं के सिपाही भागने लगे। ये एक ऐसी हार की जिसने हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और वो अगले 15 साल तक एक भगोड़े की तरह भटकता रहा। सही। और दिल्ली के तख्त पर बैठा हिंदुस्तान का नया सुल्तान शेर शाह सूरी। तो हुमायूं को हराकर दिल्ली का तख्त तो मिल गया, लेकिन शेरशाह को विरासत में मिला एक टूटा हुआ और अव्यवस्थित साम्राज्य। एक सैनिक के तौर पर तो वो अपनी काबिलियत साबित कर चुके थे, लेकिन अब असली परीक्षा एक शासक के तौर पर थी। और यहीं पर शेर शाह का वो रूप सामने आता है जो उन्हें इतिहास में अमर कर गया। एक सुधारक का, एक प्रशासक का। उन्होंने महसूस किया कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चल सकते। उन्हें चलाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत होती है। बिल्कुल। और उन्होंने अगले 5 सालों में यही किया। उनके प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो उन्होंने पूरे साम्राज्य को सरकारों और परगनों में बांट दिया था। ये सुनने में तो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था जैसा लगता है। इसमें खास क्या था? इसमें खास थी इसकी सोच। ये जो सरकार यानी जिला और परगना यानी ब्लॉक की व्यवस्था थी, इसका असली कमाल ये था कि इसने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। मतलब पावर को डिवाइड किया। हाँ, शेर शाह समझ गए थे कि एक आदमी दिल्ली में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को नहीं चला सकता। उन्होंने हर सरकार में 2 बड़े अफसर नियुक्त किए। एक शिकदारन जो कानून और व्यवस्था देखता था, और दूसरा मुंसिफ मुंसिफान जो टैक्स और न्याय के मामले देखता था। यानी शक्तियों का बंटवारा, चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा कुछ। बिल्कुल। दोनों अफसरों की जिम्मेदारियां अलग थीं और दोनों सीधे सुल्तान को जवाबदेह थे। इससे किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं आती थी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगती थी। और इसी व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव किए, जिसे जब्त प्रणाली कहते हैं। हाँ, और ये शायद उनका सबसे बड़ा सुधार था। उनसे पहले टैक्स का अंदाजा सिर्फ फसल देखकर लगा लिया जाता था, जिससे किसानों का बहुत शोषण होता था। अच्छा। शेर शाह ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले जमीन की पैमाइश के लिए गज नाम की एक मानक इकाई शुरू की। फिर जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा, अच्छी, मध्यम और खराब। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि टैक्स का निर्धारण बहुत वैज्ञानिक और निष्पक्ष हो गया। इन तीनों श्रेणियों की औसत उपज निकालकर उसका 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में तय किया गया। और वो पट्टा वाली बात भी तो थी। हाँ, सबसे बड़ी बात, हर किसान को सरकार की तरफ से एक पट्टा दिया जाता था, जो एक तरह का एग्रीमेंट होता था। उस पर साफ लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसे कितना टैक्स देना है। मतलब अब कोई सरकारी अफसर किसान से मनमाना टैक्स नहीं वसूल सकता था। किसान को पहले से पता होता था कि उसकी देनदारी क्या है। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी रहा होगा। ये सिर्फ क्रांतिकारी नहीं था, इसने अर्थव्यवस्था की नींव रख दी। जब किसान को सुरक्षा का एहसास होता है तो वो ज्यादा मेहनत से काम करता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और साम्राज्य खुशहाल होता है। और इसी तरह की सोच उन्होंने मुद्रा यानी करेंसी में भी दिखाई। उन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। ये पहले के सिक्कों से अलग कैसे थे?
पहले सिक्के तो थे, लेकिन उनमें कोई मानकीकरण नहीं था। अलग अलग राजा अपने अलग अलग वजन और शुद्धता के सिक्के चलाते थे, जिससे व्यापार में बहुत गड़बड़ी होती थी। अच्छा। शेर शाह ने इस अराजकता को खत्म कर दिया। उन्होंने 11.66 ग्राम का एक शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया, जिसका नाम रखा रुपया, और साथ में तांबे का दाम। और उन्होंने इन दोनों के बीच एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी तय कर दिया। 40 दाम इज इक्वल टू 1 रुपया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि इंडोनेशिया से लेकर सेशेल्स तक जो आज भी रुपया या रुपी जैसे नाम इस्तेमाल होते हैं, उसकी जड़ें 500 साल पहले के शेरशाह के इस एक सुधार में है। हाँ, ये उन्हीं के रुपए की विरासत है। इसकी शुद्धता और विश्वसनीयता इतनी ज्यादा थी कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सिक्का बन गया। ये तो गजब का प्रभाव है। यूरोपीय व्यापारी इसे अपने साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका तक ले गए। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये शेर शाह के शासन की गारंटी थी, एक ब्रांड था। प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बाद आते हैं बुनियादी ढांचे पर। ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क आजम, ये सड़क तो पहले से थी, है ना? हाँ, उत्तरापथ कहते थे, लेकिन शेर शाह ने उस पुराने रास्ते को एक शाही राजमार्ग में बदल दिया। उन्होंने इसे बंगाल के सोनारगांव से लेकर आज के पाकिस्तान में अटक तक पक्का करवाया। इसके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए। पर असली कमाल तो कुछ और था। हाँ, असली कमाल सड़क बनवाना नहीं था, बल्कि उस पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना था। इकोसिस्टम? सड़क पर कैसा इकोसिस्टम? उन्होंने हर 4 मील की दूरी पर एक सराय बनवाए। पूरे रास्ते पर ऐसी करीबन 1700 सराएं थीं। 1700? हाँ, और ये सिर्फ रात गुजारने की जगह नहीं थी। जरा सोचिए, उस दौर में एक व्यापारी को पता है कि हर कुछ घंटों के सफर के बाद उसे एक सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, जहां उसके माल और जान की हिफाजत होगी। इससे तो व्यापार बहुत आसान हो गया होगा। बहुत ज्यादा। इन सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग रहने और खाने की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि मुसाफिरों को सरकारी खर्चे पर खाना भी मिलता था। और यही सराय डाक चौकियों का भी काम करती थी, सही है? बिल्कुल। हर सराय में 2 ताजे घोड़े हमेशा तैयार रहते थे। जैसे ही एक डाकिया खबर लेकर पहुंचता, वो वहां से दूसरा घोड़ा लेता और आगे निकल जाता। तो मतलब एक तरह की रिले रेस। बिल्कुल। इस व्यवस्था को डाक चौकी कहते थे। कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत दूर की खबर भी सुल्तान तक एक ही दिन में पहुंच जाती थी। ये उस जमाने का इंटरनेट था, एक अविश्वसनीय रूप से कुशल संचार और खुफिया नेटवर्क। ये सब सुनकर लगता है कि शेरशाह की दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं था, और ये बात शायद उनके सबसे बड़े दुश्मन मुगलों ने भी मानी। हाँ, कहा जाता है कि अकबर का पूरा प्रशासनिक ढांचा शेरशाह की व्यवस्था पर ही आधारित था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या अकबर की महानता का कुछ श्रेय शेरशाह की दूरदर्शिता को दिया जाना चाहिए? कई इतिहासकार तो यही मानते हैं कि शेरशाह ने वो जमीन तैयार की जिस पर मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। अकबर और उनके मंत्री टोडरमल ने शेरशाह की राजस्व प्रणाली को ही कुछ सुधारों के साथ अपनाया। मतलब उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो इतनी कुशल थी कि उनके दुश्मनों ने भी उसे अपनाना ही बेहतर समझा। सही कहा। इतने महान और दूरदर्शी शासक का अंत बहुत दुखद हुआ। सिर्फ 5 साल के शासन के बाद 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान उनकी मौत हो गई। हाँ, वो एक सैनिक की तरह जिए और एक सैनिक की तरह ही मरे। किले की दीवार तोड़ने के लिए जब तोपें चलाई जा रही थी, तो बारूद के एक ढेर में गलती से आग लग गई और वो उस विस्फोट की चपेट में आ गए। हाँ, बुरी तरह झुलस गए, लेकिन अपनी मौत के करीब होते हुए भी उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई जारी रखने का हुक्म दिया। और जब उन्हें खबर मिली कि किला जीत लिया गया है, तब उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर का शुक्र है, और उनकी जान चली गई। उनका मकबरा आज भी सासाराम में एक झील के बीच शान से खड़ा है, जो उनकी शख्सियत की तरह ही मजबूत और प्रभावशाली है। लेकिन उनकी मौत के साथ ही उनका बनाया हुआ साम्राज्य बिखरने लगा। हाँ, उनके उत्तराधिकारी नाकाबिल निकले और आपस में ही लड़ते रहे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 15 साल बाद हुमायूं ने वापस आकर हिंदुस्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि एक महान व्यवस्था को चलाने के लिए एक महान उत्तराधिकारी का होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो आखिर में शेर शाह सूरी की विरासत क्या है? क्या वो एक विजेता थे जिसने मुगलों को खदेड़ दिया, या वो एक दूरदर्शी प्रशासक थे? शायद उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि साम्राज्य तलवार से जीते तो जाते हैं, लेकिन टिकाऊ व्यवस्थाओं से ही चलाए जाते हैं। सही। उनकी सैन्य जीत तो 15 साल भी नहीं टिकी,
लेकिन उनका बनाया रुपया और उनकी बनाई प्रशासनिक नींव सदियों तक कायम रही। और शायद उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस व्यक्ति ने मुगलों को लगभग तबाह कर दिया था, उसी के जीवन और कामों का इतिहास, मतलब तारीख शेरशाही, मुगल सम्राट अकबर के हुक्म पर लिखवाया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, शायद दुश्मन भी सच्ची काबिलियत की इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक शासक की असली विरासत उसकी जीती हुई लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उन व्यवस्थाओं में होती है जो वो अपने लोगों के लिए छोड़कर जाता है। और इस पैमाने पर शेर शाह सूरी यकीनन हिंदुस्तान के महानतम शासकों में से एक थे।